नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज हम चर्चा करेंगे फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली की। शिक्षक के व्यवहारों या क्रियाओं के क्रमबद्ध निरीक्षण प्रविधि के द्वारा जो विश्लेषण किया जाता है उसे अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं। अंतःक्रिया विश्लेषण से अभिप्राय है कि कक्षा में घटने वाली प्रत्येक घटना का वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित निरीक्षण करने की व्यवस्था करना और प्रत्येक घटना का विश्लेषण करना। यह विधि कक्षा में होने वाली प्रत्येक घटना का लेखा जोखा करती है। अंतःक्रिया विश्लेषण के कुछ उद्देश्य हैं। अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में जो कुछ भी शिक्षण किया जाता है उसका निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण बहुत पहले से ही किया जाता रहा है, किंतु इसका स्वरूप अवश्य बदलता रहा है। पहले स्वरूप कुछ और था और आज स्वरूप कुछ और है। वर्तमान समय में अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण के समय कक्षा कक्ष में आलोचना पुस्तिका रखी रहती है, जिस पर पर्यवेक्षक शिक्षक की अच्छाइयों एवं कमियों को लिखता है, जिसके अनुसार प्रशिक्षु भी अपने शिक्षण में उत्तरोत्तर सुधार करता है। इसी को हम अध्यापक व्यवहार में परिवर्तन अथवा सुधार भी कहते हैं। कक्षा कक्ष अंतःक्रिया के 3 उद्देश्य हैं। इसका प्रथम उद्देश्य अध्यापक के कक्षा कक्ष के अंदर की जाने वाली अंतःक्रिया के बारे में वस्तुनिष्ठ आंकड़े देना, इसका व्यवस्थित अभिलेख तैयार करना, जिसके अनुसार उसे उचित निर्देशन दिया जा सके और धीरे धीरे एक मानवीकृत परीक्षण का निर्माण करके परंपरागत शिक्षण में होने वाली कमियों को दूर करना। संक्षेप में इसका प्रथम उद्देश्य अध्यापक के अध्यापन व्यवहार का निरीक्षण करना है। दूसरा उद्देश्य यह है कि अध्यापक के व्यवहार को परिमार्जित एवं परिष्कृत करने के लिए योजनाएं बनाना, ताकि वह अध्यापन अध्ययन की परिस्थिति के अनुकूल बने। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका उद्देश्य अध्यापक व्यवहार का पता लगाना है। अंतिम उद्देश्य के अंतर्गत उपरोक्त दोनों उद्देश्यों को पता लगाकर उसके अनुसार शिक्षण की नई व्यूह रचना करना, जिससे शिक्षण गुणात्मक सुधार की ओर अग्रसर हो सके। आइए हम अब चर्चा कर लेते हैं फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली की। अंतःक्रिया विश्लेषण के लिए मिनीसोटन विश्वविद्यालय में शोध के लिए नेड ए फ्लैंडर्स ने शिक्षक प्रभाव एवं छात्र निष्पत्ति पर 1959 में शोध किया। इनका मानना है कि अध्यापक व्यवहार कक्षा कक्ष को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इसी समय इन्होंने शिक्षण व्यवहार के लिए एक पद्धति का निर्माण किया, जिसे हम अध्यापक व्यवहार वर्ग, शिक्षण व्यवहार अथवा फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के रूप में जानते हैं। यह एक वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें कक्षा कक्ष के अंतर्गत संपूर्ण शाब्दिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें अध्यापक की 3 सेकेंड या उससे भी कम समय का व्यवहार जाना जा सकता है। फ्लैंडर्स द्वारा निर्मित प्रतिमान को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला शिक्षक कथन, इसे हम टीचर टॉक कहते हैं। दूसरा छात्र कथन, इसे हम पीपल टॉक कहते हैं। और तीसरा मौन या विभ्रांति, इसे हम साइलेंस या कन्फ्यूजन कहते हैं। चलिए हम चर्चा करते हैं शिक्षक कथन की। शिक्षक द्वारा कक्षा शिक्षण के दौरान जो कुछ भी कार्य अथवा क्रियाएं की जाती हैं उसे हम शिक्षक कथन में रखते हैं। इसमें केवल शाब्दिक व्यवहार सम्मिलित किया जाता है। फ्लैंडर्स ने शिक्षक कथन को 7 वर्गों में बांटा और उसको भी उन्होंने 2 वर्गों में विभाजित किया।
पहला प्रत्यक्ष वर्ग और दूसरा अप्रत्यक्ष वर्ग। प्रत्यक्ष वर्ग में शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा में अपना प्रभुत्व जमाता है, जबकि अप्रत्यक्ष वर्ग में शिक्षक अप्रत्यक्ष रूप से अधिगम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। अब हम चर्चा करेंगे अप्रत्यक्ष वर्ग की। फ्लैंडर्स ने बताया कि अध्यापक के व्यवहार में अप्रत्यक्ष का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है, जो कक्षा में देखने से अधिक भावात्मक एवं विचारों से जुड़ा हुआ पाया जाता है। अप्रत्यक्ष वर्ग को फ्लैंडर्स ने 4 श्रेणियों में विभाजित किया। पहला, छात्रों की अनुभूति को स्वीकार करना। इसके अंतर्गत अध्यापक को छात्रों की मनोभावनाओं का सम्मान करना आवश्यक होता है। उसमें भी वैयक्तिक रूप से बालक क्या सोच रहा है, संभव है कि सोच गलत हो, इसके लिए उसे दंड न दिया जाए, वरन उस व्यवहार अथवा आचरण को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए तथा उसके कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो छात्र से गंभीरतापूर्वक उसके पूर्व के अनुभवों एवं अनुभूतियों के बारे में पूछना चाहिए। उसके बाद उसे पठन पाठन के लिए तैयार करना चाहिए। उसकी इसलिए भी आवश्यकता पड़ती है कि छात्र के मानसिकता का अध्ययन आवश्यक होता है, क्योंकि बिना छात्रों की मानसिकता के स्पष्टीकरण के शिक्षण करने पर छात्र उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रोत्साहित करना। इस वर्गीकरण के अंतर्गत इस बात पर विशेष रूप से बल दिया जाता है कि बालक को तनाव मुक्त अथवा तनाव को कम किए जाने का प्रयास कैसे किया जाए, क्योंकि मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह बात स्पष्ट रूप से पाई जा चुकी है कि वह बालक अधिक अधिगम कर लेता है जिसमें कम से कम तनाव या वह बिल्कुल तनाव रहित रहता है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि अध्यापक शिक्षण के बीच बीच में छात्रों को प्रोत्साहित करते रहे, अर्थात बहुत अच्छा, आगे बढ़ो, ठीक है, तुम्हारा प्रयास अच्छा है, वेरी गुड इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते रहना चाहिए ताकि छात्रों का मनोबल बना रहे। तीसरा पॉइंट है छात्रों के विचारों को स्वीकारना, एक्सेप्टिंग आइडियाज। इस वर्गीकरण एवं प्रथम वर्गीकरण में बहुत कुछ समानता पाई जाती है, किंतु इसमें इस बात का अंतर पाया जाता है कि इसमें छात्रों द्वारा बताए गए विचारों, कथनों एवं सही उत्तरों को अध्यापक द्वारा स्वीकार किया जाता है, न कि उनके संवेगों भाव भंगिमाओं को। इसके अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर उसके तत्संबंधी उत्तर में समुचित सुधार भी किया जा सकता है। संक्षेप में इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि छात्र द्वारा दिए गए विचारों, सुझावों अथवा उत्तरों को स्वीकार करना तथा आवश्यकता अनुसार यथोचित सुधार एवं परिमार्जन करना, इससे भी छात्र के सीखने में उसका मनोबल बढ़ता है। चौथा एवं अंतिम बिंदु है प्रश्न पूछना, आस्किंग क्वेश्चन। इस वर्गीकरण के अंतर्गत अध्यापक द्वारा विषयगत प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछते समय अध्यापक द्वारा ध्यान इस बात का दिया जाना चाहिए कि वह छात्रों से उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जिससे छात्र उसका उत्तर दे सकें। इसमें प्रश्न का वर्गीकरण विषय वस्तु के प्रकृति पर आधारित होता है। बिना प्रश्न के उत्तर को प्राप्त किए अध्यापक द्वारा उसमें कुछ अधिक बोलना अथवा बताना या व्याख्या नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ अध्यापक द्वारा प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा भी करनी चाहिए, तभी उस पर कुछ बोलना या दूसरा प्रश्न पूछना चाहिए। इस वर्गीकरण का उद्देश्य अध्यापक द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि छात्र कहाँ तक समझ सकता है या कितना वह समझ गया है। इस बात का पता लगाने के लिए इस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष प्रभाव की, अर्थात डायरेक्ट इन्फ्लुएंस की। इस वर्गीकरण में अध्यापक का प्रत्यक्ष व्यवहार आता है, जैसे भाषण देना, दिशा निर्देश देना, आलोचना तथा अधिकार का प्रदर्शन करना।
जहाँ तक भाषण देने के संबंध में फ्लैंडर्स ने कहा कि इस वर्गीकरण के अंतर्गत अध्यापक विषय वस्तु से संबंधित छात्रों को ज्ञान देता है या छात्रों को विषय वस्तु से परिचित कराता है अथवा उसकी वास्तविकता को बताने हेतु व्याख्यान देता है। इसमें वह अपने भाषण के माध्यम से विषय की वास्तविकताओं से छात्रों को परिचित कराता है तथा समझाता है कि इस विषय वस्तु में कौन कौन से ज्ञान है। इसके लिए वह सरल, तारतम्यतापूर्ण, सुबोध, तथ्यात्मक व्याख्यान देता है। इसमें बालक एक श्रोता के रूप में होता है। आवश्यकता पड़ने पर तथ्यों की व्याख्या तथा विश्लेषण भी अध्यापक स्वयं करता है। वस्तुतः वर्तमान भारतीय कक्षा कक्ष के अंतर्गत इस वर्गीकरण का बहुतायत प्रयोग होने लगा है। दूसरा पॉइंट है दिशा निर्देशन देना, गिविंग डायरेक्शन। शिक्षण करते समय अध्यापकों को विभिन्न आयामों से होकर गुजरना पड़ता है, यह सभी जानते हैं। कभी तो वह छात्र को किसी अध्याय के बारे में बताने का निर्देश देता है, तो कभी किसी अध्याय को सुनाने का आदेश देता है। वस्तुतः कक्षा कक्ष की परिस्थिति कैसी है उसके अनुसार ही अध्यापक छात्रों को आदेश और निर्देश देता है। जैसे अध्यापक छात्रों को अपनी पुस्तकें खोलने के लिए कहता है, यह अध्यापक द्वारा दिया गया मार्गदर्शन है। और यदि अध्यापक ने छात्रों को किसी प्रश्न को हल करने के लिए कहा तो वह अध्यापक का आदेश होता है। अतः परिस्थिति के अनुसार अध्यापक को समय समय पर इस तरह के प्रत्यक्ष व्यवहार को अपनाना आवश्यक होता है, जिससे बालक में आज्ञा पालन की क्षमता और स्वस्थ मानसिकता का विकास हो। अगला पॉइंट है आलोचना या अधिकार जताना। इस वर्गीकरण के अंतर्गत अध्यापक द्वारा अपने अधिकारों से छात्रों को अवगत कराना तथा छात्रों द्वारा अनुचित आचरण करने पर शिक्षक द्वारा उसकी आलोचना करना आता है। अतः कक्षा कक्ष में कभी कभी ऐसा वातावरण छात्रों द्वारा उपस्थित हो जाता है कि उसे अध्यापक द्वारा सुधारने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए छात्रों को उसके तत्संबंधी आचरण की आलोचना करने की आवश्यकता होती है तथा इसके विपरीत उसके आदर्श, मानदंडों इत्यादि को बताना भी जरूरी होता है। साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर आधिकारिक तौर पर छात्र को समझाना भी इसमें सम्मिलित है। संक्षेप में कहें तो इस सोपान का तात्पर्य यह है कि छात्र को गलत रास्ते से बचाना और उसमें अपेक्षित सुधार करना। अब हम बात कर लेते हैं छात्र कथन अथवा पीपल टॉक की। छात्रों द्वारा कक्षा में प्रदर्शित शाब्दिक व्यवहार, क्रियाएं, अनुक्रियाएं छात्र कथन के अंतर्गत आते हैं। फ्लैंडर्स ने इसे दो वर्गों में विभाजित किया। पहला छात्र अनुक्रिया और दूसरा छात्र स्व उपक्रम। छात्र अनुक्रिया के संबंध में फ्लैंडर्स ने कहा कि इस वर्गीकरण के अंतर्गत छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देता है। इसमें उत्तर देते समय छात्र इस बात का ध्यान रखता है कि अध्यापक द्वारा जितना निर्दिष्ट दिया जाता है या निर्देश दिया जाता है उतना ही वह उत्तर देना है। छात्र स्व उपक्रम में छात्र स्वयं वार्ता के लिए पहल करता है, यानी कि अपनी समस्या को लेकर शिक्षक से प्रश्न पूछता है, स्पष्टीकरण मांगता है और साथ ही साथ अपने विचारों को भी प्रस्तुत करता है। उसे अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने और विकास करने की स्वतंत्रता होती है। इसमें छात्र अपनी जानकारी को और अधिक बढ़ाने की कोशिश करता है प्रश्न पूछने के माध्यम से। फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का तीसरा बिंदु है मौन या विभ्रांति, जिसे हम साइलेंस अथवा कन्फ्यूजन कहते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी कक्षा में कुछ समय के लिए छात्र और शिक्षक दोनों एकदम शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई संचार नहीं होता। यह स्थिति मुख्यतः तब होती है जब शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते कुछ सोचने लगते हैं या किसी प्रकार की उलझन आ जाती है अथवा छात्रों को सोचने के लिए कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स, कुछ मैटर दे देते हैं। यही अवस्था कन्फ्यूजन की अवस्था कहलाती है, क्योंकि इसमें किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता, वातावरण एकदम शांत रहता है।
तो यह तो था फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली। आगे मैंने इसी वीडियो में डायग्राम द्वारा अंतःक्रिया विश्लेषण को समझाने की कोशिश की है। आशा है आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगले वीडियो में हम अंतःक्रिया मैट्रिक्स की रचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि कोई अन्य प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।